डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पैमाने के प्रतिफल का नियम और इसके बारे में हमने चर्चा की थी। पैमाने के प्रतिफल के नियम, तो इसमें हमने चर्चा की थी कि पैमाने का प्रतिफल जो है वो दीर्घकाल में लागू होता है, क्योंकि उसमें साधन जो हम कह सकते हैं सभी साधनों को परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात अल्पकाल में स्थिर और परिवर्तनशील साधनों का अंतर होता है, जबकि दीर्घकाल में स्थिर और परिवर्तनशील साधनों का अंतर समाप्त हो जाता है और सभी साधन जो है वो क्या बन जाते हैं, परिवर्तनशील बन जाते हैं। ठीक है, तो इस नियम में हमने पढ़ा था कि हमने प्रारंभ में इस नियम का अर्थ पढ़ा था। तो नियम के अर्थ के बारे में हमने चर्चा की थी कि दीर्घकाल में आपने पढ़ा है, इसको दीर्घकाल शब्द लिखना जरूरी है। ठीक है, तो दीर्घकाल में हमने पढ़ा था कि जब उत्पादन के सभी साधनों यानी भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध और साहस में की मात्रा को जब बढ़ाया जाता है तो प्रारंभ में उत्पादन की मात्रा जो है क्या होगी, उसी अनुपात में बढ़ेगी जिस अनुपात में साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है। यानी जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है, भूमि, पूंजी, श्रम को बढ़ाया जाता है, उसी अनुपात में उत्पादन प्राप्त होगा। अगर उनको डबल कर दें तो उत्पादन भी डबल होगा, अगर उनको तिगुना कर दें तो उत्पादन भी तीन गुना बढ़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद भी अगर हम जो है साधनों की मात्रा को बढ़ाते हैं तो उत्पादन जो है वो उससे अधिक अनुपात में बढ़ेगा जिस अनुपात में साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है। और उसके बाद अगर आप फिर भी अगर साधनों की मात्रा को अगर आप प्रयोग कर रहे हो तो हम क्या देखेंगे कि उत्पादन जो है वो उससे कम अनुपात में बढ़ेगा जिस अनुपात में साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है। तो इसी नियम को क्या कहते हैं, इस नियम को कहते हैं पैमाने के प्रतिफल का नियम। ठीक है, तो उसमें हमने इस नियम का जो है व्याख्या करेंगे हम। तो नियम की व्याख्या में हमने चर्चा की थी, शुरुआत में हमने देखा था कि इस तालिका से हमने स्पष्ट किया था कि किस तरह उत्पादन के साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है। तो नियम का अर्थ तो हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमने पढ़ा था कि इस नियम का जो है व्याख्या किस प्रकार करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ ली थी पूंजी की इकाइयां, ठीक है, और इसके बाद पूंजी की इकाइयों में परिवर्तन, पूंजी की इकाइयों में परिवर्तन। एक साधन हो गया पूंजी, ठीक है, और फिर अब जो दूसरा साधन लेते हैं श्रम, दोनों को बढ़ाते हैं तो श्रम की इकाइयां, यानी दो साधनों को एक साथ बढ़ा रहे हैं अपन, और यहां पर लेते हैं श्रम की इकाइयों में परिवर्तन, श्रम की इकाइयों में परिवर्तन। ठीक है, और उसके बाद लेते हैं उत्पादन, कुल उत्पादन कह दो या टोटल प्रोडक्शन कह दो, कुल उत्पादन यानी टोटल प्रोडक्शन। जैसे हम यहाँ कपड़ा ले रहे हैं, कपड़ा मीटर में, ठीक है, कपड़ा ले रहे हैं, कुल उत्पादन, कपड़े का उत्पादन। यहाँ तो अब इस तालिका से स्पष्ट करते हैं, जैसे अपन है यहाँ पूंजी की एक इकाई यानी 1 लाख, यहाँ पूंजी जो है अपने लाख रुपए में हो सकती है, श्रम की इकाई यहाँ श्रमिक के रूप में हो सकती है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह उत्पादन के साधनों को अगर बढ़ाया, पूंजी की इकाई को बढ़ा रहे हैं 7, 8, ठीक है। अब पूंजी की इकाई में परिवर्तन, यहाँ पर 1 इकाई पूंजी है, इसी तरह श्रम की इकाइयों में परिवर्तन कर रहे हैं तो श्रम 1 श्रमिक है, 2 श्रमिक है, 3 श्रमिक है, 4 श्रमिक है, 5, 6, 7 और 8। यहाँ श्रम की इकाइयों में परिवर्तन कर रहे हैं तो श्रम 1 इकाई श्रम और 1 इकाई पूंजी दोनों मिलकर के, और माना कि जो है कितने मीटर कपड़ा बनाती है, 100 मीटर कपड़ा बनाते हैं। यानी 1 श्रमिक और 1 इकाई जो है पूंजी मिलकर के कितना कर रही है, 100 मीटर, यानी 1 लाख रुपए और 1 श्रमिक से क्या होता है, 100 मीटर कपड़ा बनता है। अब इसको 2 गुना कर दिया जाए, यानी दुगुना कर दिया जाए, किसको, पूंजी की इकाइयों को दुगुना कर दें, यानी 1 लाख से 2 लाख ले, और इसी प्रकार श्रम की इकाइयों को 2 गुना कर दें, पूंजी की इकाइयों और श्रम की इकाई दोनों को 2 गुना कर दें
तो प्रारंभ में उत्पादन भी जो है कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। ठीक है, जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जा रहा है, दोनों साधनों को बढ़ाया जा रहा है, उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़ रहा है। यहां अब अगर 3 गुना कर दें इसको, 3 लाख रुपए, 3 गुना करने का मतलब 3 लाख रुपए अगर हैं और 3 श्रमिक हैं, इसको भी बढ़ाया जा रहा है, 3 गुना बढ़ाया जा रहा है, अर्थात 1 श्रमिक की जगह 3 श्रमिक लगाए जा रहे हैं, तो उत्पादन भी क्या होगा, 3 गुना प्राप्त होगा, अर्थात 300 मीटर कपड़ा बनेगा। ठीक है, तो यहां तक हम कह सकते हैं कि जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जा रहा है, उसी अनुपात में उत्पादन की मात्रा जो है प्राप्त हो रही है। अब अगर चौथे इकाई का प्रयोग करें और इसको 4 गुना बढ़ाया जाता है, यानी पूंजी को 4 गुना बढ़ाया जाता है और श्रम को भी 4 गुना बढ़ाया जाता है, तो अब उत्पादन जो है वो उससे अधिक अनुपात में प्राप्त होगा, अर्थात उत्पादन 500 मीटर होगा। होना चाहिए 400 मीटर, लेकिन हो कितना रहा है, 500। यानी साधनों की तुलना में जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जा रहा है, उससे अधिक अनुपात में कुल उत्पादन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ 4 गुना साधनों को बढ़ाया तो, लेकिन उत्पादन 5 गुना बढ़ा। इसी प्रकार इसको 5 गुना बढ़ाया जाए, यानी 5 लाख रुपए और 5 श्रमिक, इसको भी 5 गुना बढ़ाया जा रहा है, तो उत्पादन जो है वो 500 की बजाय 700 मीटर हो रहा है। 500 मीटर होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर इसको 6 गुना किया जाए, यानी इसको भी 6 गुना बढ़ाया जा रहा है और श्रम को भी 6 गुना बढ़ाया जा रहा है, तो उत्पादन 1000 मीटर कपड़ा बनेगा, यानी उससे अधिक अनुपात में। ठीक है, यहाँ 200 मीटर में वृद्धि हो रही है, यहाँ 300 मीटर की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जा रहा है, उससे अधिक अनुपात में उत्पादन बढ़ रहा है। अब यहाँ पर अगर फिर भी 7 इकाई श्रम अगर पूंजी की लें, यानी 7 गुना बढ़ाया जा रहा है पूंजी को और श्रम को भी 7 गुना बढ़ाया जा रहा है, तो अब उत्पादन जो है वो होना चाहिए 1000 मीटर से अधिक, लेकिन यहाँ पर उत्पादन जो है वो कम होकर के 900 मीटर बनेगा। यानी यहां से तीसरा नियम लागू होता है। ठीक है, फिर अगर पूंजी को 8 लाख किया जाए, यानी पूंजी 8 गुना वृद्धि की जाए और श्रम की भी 8 इकाइयां प्रयोग की जाए, यानी 8 श्रमिक लगाए जाएं, तो उत्पादन जो है वो 900 से बढ़ करके घट करके 700 मीटर बने। पिछली बार 7 गुना में 900 मीटर कपड़ा बन रहा था, अब 8 गुना में 700 मीटर, यानी उससे घट करके। तो प्रारंभ में जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जा रहा है, हम देखते हैं शुरुआत में क्या लग रहा है तालिका से, कि प्रारंभ में जिस अनुपात में साधनों की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है, उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ रहा है। साधनों को 2 गुना किया तो उत्पादन भी 2 गुना हो गया, साधनों को 3 गुना किया तो उत्पादन भी 3 गुना हो गया। लेकिन 3 के बाद अगर हम देखें कि 4 बाद में जो है बीच में हम कह सकते हैं प्रथम चरण के बाद, तो ये प्रथम चरण होगा आपका, उत्पादन का फर्स्ट स्टेप होगा, प्रथम चरण होगा, तो इसमें उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ेगा जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाए। अब बात आती है आपके, फिर भी अगर उत्पादन के साथ साधनों की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है, तो उत्पादन इससे अधिक अनुपात में, यहाँ 4 गुना बढ़ा रहा है लेकिन उत्पादन 5 गुना बढ़ रहा है, यहाँ 5 गुना साधनों को बढ़ाया जा रहा है लेकिन उत्पादन 7 गुना बढ़ रहा है, यहाँ 6 गुना बढ़ाया जा रहा है लेकिन उत्पादन 10 गुना बढ़ रहा है। तो ये जो है ये उत्पादन की द्वितीय अवस्था होगी या द्वितीय चरण होगा। फिर भी यदि साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है, यानी 6 इकाई के बाद अगर 7वीं और 8वीं इकाई का प्रयोग किया जाए, तो उत्पादन जो है वो उत्पादन की तृतीय अवस्था प्रारंभ हो जाएगी, यानी तृतीय चरण प्रारंभ हो जाएगा। तो अगर ये नियम यही बात कहता है कि जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जा रहा है, उससे प्रारंभ में जो है उसी अनुपात में उत्पादन प्राप्त होगा। उसके बाद भी अगर साधनों को बढ़ाया जा रहा है तो उत्पादन उससे अधिक अनुपात में प्राप्त होगा, और उसके बाद अगर भी एक बिंदु के बाद भी अगर उत्पादन की साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है, तो उत्पादन क्या होगा, उससे कम अनुपात में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार पैमाने के प्रतिफल के आगे हम पढ़ेंगे कि पैमाने के प्रतिफल के भी 3 नियम होते हैं। जिस तरह परिवर्तनशील अनुपातों के कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। कौन कौन से, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति क्षमता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। उसी प्रकार पैमाने के प्रतिफल के भी 3 नियम होते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे। ये कहलाता है प्रारंभ में जो है उसको कहा जाता है स्थिर पैमाने के प्रतिफल। स्थिर पैमाने के प्रतिफल का नियम, स्थिर पैमाने के प्रतिफल का
नियम। तो फर्स्ट स्टेप में कौन सा, यहां पर ये नियम लागू होता है, यानी जिस अनुपात में आगे हम पढ़ेंगे तीनों नियमों को। दूसरे स्टेप में जो है, जब उत्पादन की दूसरी अवस्था आ जाती है तो इसको कहा जाएगा वर्धमान पैमाने के प्रतिफल का नियम। वर्धमान पैमाने के प्रतिफल का नियम, प्रतिफल का नियम। और तृतीय अवस्था में जो है जो नियम लागू होगा उसको कहा जाएगा हासमान पैमाने के प्रतिफल का नियम। इन तीनों नियमों को हम पढ़ेंगे कि प्रतिफल का नियम। ठीक है भाई, तो ये पैमाने के प्रतिफल के भी 3 नियम होते हैं। कौन से? स्थिर पैमाने के प्रतिफल का नियम, वर्धमान पैमाने के प्रतिफल का नियम और हासमान पैमाने के प्रतिफल का नियम। ठीक है भाई, तो अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं कि एक देखिए यहां पर इसमें 3 गुना बढ़ाया जा रहा है। यहां तक प्रारंभ में प्रथम चरण है, तो जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जा रहा है उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ रहा है। फिर एक बिंदु के बाद है जो उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ रहा है, यानी चौथे, पांचवें और छठे गुण अगर 6 इकाइयों तक प्रयोग किया जाए तो उत्पादन जो है वो अधिक अनुपात में बढ़ेगा साधनों की तुलना में, और फिर उससे कम अनुपात में बढ़ेगा, यानी तृतीय अवस्था लागू होगी। तो ये प्रथम अवस्था में उत्पादन जो है स्थिर पैमाने के प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। द्वितीय अवस्था में वर्धमान, उसके उल्टा, दोनों नियमों में उल्टा है ना। उसमें क्या था, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में प्रारंभ में कैसा नियम लागू होता है? उत्पत्ति वृद्धि नियम। वृद्धि क्या मतलब? जिस अनुपात में साधन को बढ़ाया जा रहा है उससे अधिक अनुपात में उत्पादन प्राप्त हो रहा है, तो वहां पर साधनों से अधिक अनुपात में प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहां पर कौन सा नियम लागू हो रहा है? स्थिर पैमाने के प्रतिफल का नियम, मतलब जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जा रहा है उसी अनुपात में उत्पादन प्राप्त। तो ये स्टेप, इसके 3 स्टेप ये होंगे, उसके 3 स्टेप अलग है। वहां उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति क्षमता नियम और फिर हास नियम लागू। यहां पर स्थिर पैमाने के प्रतिफल यानी उसी अनुपात में बढ़ेगा, उससे अधिक अनुपात में बढ़ेगा और उससे कम अनुपात। तो हासमान पैमाने के प्रतिफल का यहाँ तीसरे स्टेप है, यहाँ वर्धमान पैमाने का प्रतिफल दूसरे स्टेप में लागू होगा। ठीक है भाई, तो अब इसको हम डायग्राम से स्पष्ट समझते हैं। तो अगर हम यहाँ डायग्राम इसी को बनाए, देखिए, तो डायग्राम क्रम से इस प्रकार बनेगा आपके। इधर हमने ले ली, एक तरफ 2 साधनों को बढ़ाया जा रहा है, एक तरफ हमने ले ली श्रम की इकाइयां, श्रम की इकाइयां। ओ एक्स पर हमने ले ली श्रम की इकाइयां और ओ वाई पर हमने ले ली दूसरा कौन सा है साधन? पूंजी की इकाइयां, पूंजी की इकाइयां। श्रम की 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसी प्रकार इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब तक इसको भी ले सकते हैं भाई अपन, ये एकदम बड़ा बनेगा इसका, तो थोड़ा डायग्राम जगह कम रहेगी उधर, तो डायग्राम इसको काटना पड़ेगा आपको। तालिका से आप देख सकते हो, इस नियम को समझना है तो तालिका, वापस तालिका से इस नियम जो है रेखा चित्र इस पर आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस नियम को अपन डायग्राम से समझते हैं। ओ एक्स पर हमने ली किसकी इकाइयां? श्रम की इकाइयां, श्रम की इकाइयां। ओ वाई पर हमने ली किसकी इकाइयां? पूंजी की इकाइयां। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, 1 इकाई श्रम, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 श्रमिक, 6 श्रमिक, 7 श्रमिक और 8 श्रमिक। इधर भी हमने ले लिया 1 लाख रुपए पूंजी की इकाई में, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख और ऊपर ले जाए थोड़ा सा तो यहाँ है 8 लाख। ठीक है, अब देखिए प्रारंभ में क्या होगा, 1 इकाई श्रम और 1 इकाई पूंजी से कितना उत्पादन हो रहा है? तो
प्रारंभ में जैसे ये इस नियम यहाँ पर लागू होगा इस तरह कि 1 इकाई श्रम और 1 इकाई जो है पूंजी से कितना प्राप्त होगा, तो ये 100 मीटर है, ठीक है। ये इस तरह चलेगा, ठीक है। अब 1 इकाई श्रम और 1 इकाई पूंजी से कितना हो रहा है, ये 100 मीटर। यहां पर हो रहा है, इस बिंदु से अपन जो है रेखा, इसी सरल रेखा से अपन इसको स्पष्ट करते हैं। तो 1 इकाई श्रम और 1 इकाई पूंजी से कितना प्राप्त हो रहा है, 100 मीटर कपड़ा बन रहा है। तो देखिए तो यहां 100 मीटर है, ठीक है। 2 इकाई श्रम और 2 इकाई पूंजी से कितना हो रहा है, 200 मीटर। यानी अंतर दोनों के बराबर है, ठीक है। जितना अंतर है उतना ही अंतर इसमें, ठीक है। अब 3 इकाई श्रम और 3 इकाई पूंजी से कितना हो रहा है, 300 मीटर, ठीक है। ये भी अंतर समान है। मीटर, ठीक है। देखिए अंतर बराबर चल रहा है, अभी 100 मीटर ही कपड़ा बढ़ रहा है, 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर। अब 4 इकाई श्रम और 5 इकाई से कितना हो जाएगा, देखिए 4 इकाई श्रम लिया आपने और 4 इकाई पूंजी ली, तो उत्पादन की मात्रा जो है बढ़ करके उसके बाद कितना हो रहा है, 500 मीटर, ठीक है। तो 500 मीटर होने पर यानी गैप जो है वो अधिक बढ़ जाएगा, इसका मतलब उत्पादन जो है वो 500 मीटर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये 500 मीटर दुगुना बढ़ जाएगा, ठीक है, अंतर दुगुना। फिर 5 इकाई श्रम और 5 इकाई हो गया ना, 4 इकाई श्रम और किससे था, 4 इकाई श्रम था, हाँ, तो 4 से कितना, ये कितना हो गया, 500 मीटर बनेगा, ठीक है। फिर उसी अनुपात में अगर हम देखें तो आगे जो है बढ़ता जाएगा 700 मीटर और फिर 900 मीटर, इस तरह जो है आपके बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अंतर जो है वो प्रारंभ में अंतर बराबर रहेगा दोनों के बीच में, या हम अगर इसको इस तरह नहीं स्पष्ट करके और अपन दूसरी तरफ से स्पष्ट कर सकते हैं कि ये जो अंतर है, ये प्रारंभ में अंतर जो है वो कम बढ़ेगा, फिर और ज्यादा अंतर बढ़ जाएगा, फिर और ज्यादा अंतर बढ़ जाएगा, इस तरह डायग्राम खूब जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने अगर इस तरह डायग्राम नहीं बनाना चाहे तो हम इस तरह डायग्राम भी बना सकते हैं, क्योंकि आगे अंतर और ऊपर जाता जाएगा। तो अगर डायग्राम इस तरह नहीं बना के किताब में कॉपी में बनाया हुआ है, उसको आप देख लेना। तो पैमाने के प्रतिफल के नियम का डायग्राम इस प्रकार भी बना सकते हैं। OX, यहाँ आपने ले ली श्रम की मात्रा, श्रम की इकाइयां, यहाँ ले ली पूंजी की इकाइयां, ठीक है। तो देखिए ये अंतर जो है वो क्रमशः शुरुआत में होगा बराबर 300 मीटर तक, ये 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर, ठीक है। फिर यहाँ अंतर जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ज्यादा अंतर, इसकी तुलना में अंतर जो है वो ज्यादा बढ़ेगा और उसकी तुलना में वो अंतर ज्यादा बढ़ेगा और फिर आगे जाकर के घटता जाएगा अंतर, ठीक है। तो ये लाइन डायग्राम से अगर इसको सीधी लाइन खींचेंगे अपन तो सीधी लाइन इस तरह बनेगी, 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर 500 मीटर 700 मीटर और 1000 मीटर और 900 मीटर, और फिर इस तरह जो है कपड़े जो है इस तरह का पैमाना बनेगा, ठीक है। 1 इकाई श्रम और 1 इकाई पूंजी लेने से 100 मीटर बनेगा। यानी ये जो अंतर है रेखाओं का अंतर वो देखना है आपको। पहले रेखाओं का अंतर क्या होगा,
बराबर होगा, फिर रेखाओं का अंतर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और फिर रेखाओं का अंतर क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो प्रारंभ में यहाँ पर कौन सा नियम लागू हो रहा है, पैमाने के स्थिर पैमाने के प्रतिफल, यहाँ बीच में वर्धमान पैमाने के प्रतिफल, और बाद आगे ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल का। ठीक है, तो दोनों के अंतर समान हो रहा है, इसका मतलब एक ही अंतर से बढ़ रहा है, फिर अंतर में वृद्धि हो रही है, फिर अंतर घट जाएगा। तो इस तरह तालिका से स्पष्ट तालिका बनाई थी कि उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में जब बढ़ाया जाता है तो उत्पादन प्रारंभ में उसी अनुपात में बढ़ेगा। ठीक है, जैसे हमने ली थी पूंजी के व श्रम की मात्रा को 2 गुना करें या 3 गुना करें तो उत्पादन भी 2 गुना और 3 गुना बढ़ रहा है। तालिका याद है ना भाई, उत्पादन को दुगुना, साधनों को दुगुना करें तो उत्पादन भी दुगुना बढ़ेगा, साधनों को 3 गुना करें तो उत्पादन भी 3 गुना बढ़ेगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें तो बाद जो साधनों को बात करेंगे तो उसके बाद जो है उत्पादन प्रारंभ अधिक अनुपात में बढ़ेगा और उसके बाद जो है कम अनुपात में बढ़ेगा। इस प्रकार पैमाने के प्रतिफल के भी 3 नियम होते हैं। तो डायग्राम, इसका डायग्राम वैसे बनेगा। ठीक है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का डायग्राम कैसे बनेगा, ये टोटल प्रोडक्शन वाला स्थिर करके और फिर घटता है, ये तो बनेगा पैमाने के प्रतिफल का, ये है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम। और इसके डायग्राम कैसे बनेगा, इस प्रकार का। हालांकि डायग्राम आपके कोर्स में नहीं, केवल नियम है, और वो भी अगले चैप्टर में है, इस चैप्टर में नहीं। पैमाने के प्रतिफल का नियम जो 6th चैप्टर आप जो पढ़ रहे हो उसमें नहीं है, 7वें चैप्टर में। ठीक है, तो फिर भी हम इस नियम को इस प्रकार पढ़ेंगे, ये इस तरह का डायग्राम इसमें बनेगा। फिर अब जिस तरह परिवर्तनशील अनुपातों के 3 नियम होते हैं उसी प्रकार पैमाने के प्रतिफल के भी 3 नियम होते हैं। कौन से? नंबर 1, 3 नियम कौन कौन से होते हैं पैमाने के प्रतिफल के 3 नियम? नंबर 1, स्थिर पैमाने के प्रतिफल का नियम। स्थिर पैमाने के प्रतिफल का नियम। दूसरा, वर्धमान पैमाने के प्रतिफल का नियम। पैमाने के प्रतिफल का नियम। और उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा? ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल का नियम। पैमाने के प्रतिफल का नियम। तो इस तरह, जिस तरह परिवर्तनशील अनुपातों के नियम जो 3 नियम होते हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति क्षमता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम, उसी प्रकार पैमाने के प्रतिफल के भी 3 नियम होते हैं। कौन कौन से? स्थिर पैमाने के प्रतिफल का नियम, वर्धमान पैमाने के प्रतिफल का नियम और ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल का नियम। तो इस प्रकार ये नियम, इस प्रकार ये जो नियम है वो इस प्रकार लागू होगा। तो आज की क्लास में हमने क्या चर्चा की थी? आज की क्लास में हमने चर्चा की थी कि 3 नियम जो होते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों के 3 नियम होते हैं और पैमाने के प्रतिफल के भी 3 नियम होते हैं। अब इन नियमों को एक एक करके पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले स्थिर पैमाने के प्रतिफल का नियम। देखिए, इस नियम का अर्थ क्या होगा कि दीर्घकाल में वो लाइन लिखनी है आपको जो उसमें लिखी थी। क्या? दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों कौन कौन से आ जाएंगे? आप लिखे हो भूमि, पूंजी, श्रम आदि, बाकी आ जाएंगे, है ना। सभी साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, उत्पादन भी
क्या होगा, उत्पादन भी उसी अनुपात में, उत्पादन भी उसी अनुपात में प्राप्त होता है, उत्पादन भी उसी अनुपात में प्राप्त होता है, तो उसे क्या कहेंगे, स्थिर पैमाने के प्रतिफल का नियम कहेंगे। आज भाव बढ़िया रहेगा स्थिर तो भाव बढ़ेगा ना पैमाने के प्रतिफल में। स्थिर पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या हो गया कि जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जा रहा है, साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जा रहा है उसी अनुपात में उत्पादन भी प्राप्त हो रहा है, उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, स्थिर पैमाने के प्रतिफल का नियम। ठीक है, तो तालिका में हमने क्या देखा था कि 1, 2 और 3 साधनों को 3 गुना तक अगर बढ़ाया जाए तो पैमाना उत्पादन भी 3 गुना तक बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कौन सा नियम लागू होगा यहाँ पर, स्थिर पैमाने के प्रतिफल का नियम। ठीक है, तो तालिका में साधनों को जब 3 गुना तक बढ़ाया जाता है तो उत्पादन भी 3 गुना तक बढ़ेगा, यानी तालिका में 1 से 3 तक जो है वो उत्पादन का ये नियम लागू होता है। ठीक है, देखिए तो इसको अगर इसको करें कि 1 इकाई श्रम प्लस 1 इकाई पूंजी बराबर 100 मीटर। ठीक है, तो 2 इकाई श्रम प्लस 2 इकाई पूंजी बराबर 200 मीटर। ठीक है, तो यहां पर कौन सा नियम लागू होगा, ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे सकते हो आप। ठीक है, 1 इकाई श्रम प्लस 1 इकाई पूंजी 100 मीटर, ये 2 इकाई श्रम 2 इकाई पूंजी 200 मीटर, तो दुगुना, इनको दुगुना किया तो उत्पादन भी दुगुना होगा। क्या कोई भी उदाहरण ले सकते हो आप, इकाई श्रम से 1000 मीटर कपड़ा, 1000 मीटर कपड़ा ले लो, कोई प्रोडक्शन ले लो, 1 किलो 10 किलो गेहूं ले लो, और दूसरा 2 इकाई श्रम को करेंगे तो या साधनों को बढ़ाएं उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ रहा है। तो ये उदाहरण किसका है, स्थिर पैमाने के प्रतिफल का। तो श्रम को दुगुना किया तो उत्पादन भी दुगुना हुआ, श्रम और पूंजी को दुगुना किया तो उत्पादन भी दुगुना प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये क्या एग्जाम्पल किसका है, स्थिर पैमाने के प्रतिफल का नियम। तो आपसे सीधा 3 नंबर का सवाल आ सकता है, स्थिर पैमाने के प्रतिफल के नियम से आप क्या समझते हैं। तो उसमें क्या लिखेंगे, पूरा दीर्घकाल में जब उत्पादन के सभी साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, साधनों शब्द काम में लेना जरूरी है आपको, साधन नहीं, साधन और साधनों का फर्क है। साधन शब्द काम में कहां लेंगे, और उसमें उस नियम में, कौन से में, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम। यहां पर क्या लेंगे, साधन। ठीक है, तो क्या कहेंगे, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उत्पादन भी उसी अनुपात में प्राप्त होगा, तो इसे क्या कहेंगे, स्थिर पैमाने के प्रतिफल का नियम। तो तालिका में तिगुना, उत्पादन तिगुना करने तक जो है वो इस नियम लागू होगा। अब दूसरा नियम कौन सा है आपके, वर्धमान पैमाने के प्रतिफल का नियम, वर्धमान पैमाने के प्रतिफल का नियम। इसको भी आप बाकी सब लाइनें वो लिखने हैं कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों, भूमि पूंजी श्रम को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, उत्पादन क्या होगा, उससे अधिक अनुपात में, उससे अधिक अनुपात में, अधिक अनुपात में प्राप्त होता है, उससे अधिक अनुपात में प्राप्त होता है। तो यहां अधिक शब्द लिखना है, सेम लाइन लिखनी है, दीर्घकाल लिखना है, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, उत्पादन उससे अधिक अनुपात में प्राप्त होता है, तो कौन सा नियम लागू होगा, तो वर्धमान पैमाने के प्रतिफल का नियम लागू होगा। ठीक है, दीर्घकाल में जब उत्पादन के सभी साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, उत्पादन उससे अधिक अनुपात में प्राप्त होता है,
तो उसे बढ़ते पैमाने या वर्धमान पैमाने, एक ही बात है, बढ़ते भी शब्द काम ले सकते हो, वर्धमान पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। तो तालिका में अब क्या है, यदि साधनों को 4 गुना और 5 गुना कर दिया, ठीक है, तालिका से स्पष्ट है ना, 4 गुना और 5 गुना करने पर उत्पादन जो है उससे अधिक अनुपात में प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन, जैसे एग्जाम्पल लिया आपने 1 इकाई श्रम प्लस 1 इकाई पूंजी बराबर 100 मीटर कपड़ा। ठीक है, अब 2 इकाई श्रम प्लस 2 इकाई पूंजी बराबर 250 मीटर कपड़ा, 250 मीटर। तो यहां पर कौन सा नियम लागू हो रहा है, वर्धमान, क्योंकि दुगुना किया हमने साधनों को। यहां पर देखिए अलग, उससे वो तालिका वाला एग्जाम्पल नहीं, अलग दे रहे हैं ऐसा एग्जाम्पल। ठीक है, यहां पर साधनों को क्या कर दिया, दुगुना, श्रम को दुगुना कर दिया और पूंजी को भी दुगुना कर दिया, और उत्पादन जो है वो दुगुने से अधिक प्राप्त हो रहा है। 200 मीटर होना चाहिए ना, वो कितना आ रहा है 250 मीटर या 300 मीटर ले लो, कोई भी ले लो। तो यहां पर ये कौन सा नियम लागू हो रहा है, ये एग्जाम्पल है, यानी 1 इकाई श्रम और 1 इकाई पूंजी से 100 मीटर कपड़ा बनता है। 2 इकाई श्रम और 2 इकाई पूंजी से अगर 200 से अधिक बने, यानी 250 मीटर बन रहा है, इसका मतलब कौन सा नियम लागू हो रहा है यहाँ पर, वर्धमान पैमाने के प्रतिफल का। बात समझ में आई? तो पूछा प्रश्न आ सकता है कि 1 इकाई श्रम साधनों को दुगुना करने से उत्पादन दुगुने से अधिक प्राप्त हो रहा है, तो कौन सा नियम लागू होता है उत्पादन का, वर्धमान पैमाने। बात समझ आई? साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाते हैं उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है, या 1 इकाई साधनों को दुगुना करने पर उत्पादन भी दुगुना हो जाता है, तो कौन सा नियम लागू होता है, स्थिर पैमाने के प्रतिफल का। साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाते हैं उत्पादन उससे अधिक अनुपात, साधनों को दुगुना करने पर उत्पादन दुगुने से अधिक बढ़ता है, तो कौन सा नियम लागू होता है, वर्धमान पैमाने के प्रतिफल। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा नियम, कौन सा, वर्धमान पैमाने के प्रतिफल का नियम। अब आता है तीसरा नियम, कौन सा नियम है, ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल का नियम। बाकी लाइन सेम लिखनी है। दीर्घकाल में उत्पादन के लिए सभी साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उत्पादन उससे कम अनुपात में प्राप्त होता है, तो उसे क्या कहेंगे, वर्धमान, उसे क्या कहेंगे, ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल का नियम, पैमाने के प्रतिफल का नियम क्या है। ठीक है, ह्रासमान कह दो या घटते पैमाने की, एक ही बात है, घटते शब्द काम ले सकते हो, आप बढ़ते भी काम ले सकते हो। वर्धमान समझ में आया तो बढ़ते पैमाने के प्रतिफल भी कह सकते हो, है ना, बढ़ते मतलब सिंपल ने भाषा में, और ह्रासमान मतलब घटते, तो घटते पैमाने के प्रतिफल कह दो, या वैसे नाम तो मुख्य ह्रासमान है और वर्धमान ही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दीर्घकाल में जब जिस अनुपात में साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है उत्पादन उससे कम अनुपात में प्राप्त होता है, तो उसे कहेंगे ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल का नियम। एग्जाम्पल दे सकते हो इसका, क्या देंगे, 1 इकाई श्रम प्लस 1 इकाई पूंजी बराबर 100 मीटर कपड़ा, है ना। 2 इकाई श्रम प्लस 2 इकाई पूंजी बराबर क्या लिखूं, 180 मीटर। बात समझ में आई? 180 कैसे हुआ, क्योंकि दुगुना किया साधनों को हमने, लेकिन उत्पादन दुगुने से कम प्राप्त हो रहा है, 200 मीटर होना चाहिए, लेकिन हो कितना रहा है, 180 मीटर ही हो रहा है। हाँ? आपका उत्पादन तो बढ़ रहा है, 100 से 180 मीटर बढ़ गया, लेकिन जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया, साधनों को किसी को दुगुना किया, भूमि श्रम और पूंजी दोनों को दुगुना किया, लेकिन उत्पादन दुगुने से कम प्राप्त हो रहा है, 200 मीटर होना चाहिए, तो अगर ये हो कितना रहा है, 180 मीटर। ठीक है, तो ये तीनों के एग्जाम्पल हो गए कि जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है उससे
उसी अनुपात में उत्पादन प्राप्त हो तो वो नियम कौन सा लागू होगा? स्थिर पैमाने के प्रतिफल का। इसी प्रकार जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है उससे अधिक अनुपात में उत्पादन प्राप्त हो तो कौन सा नियम लागू होगा? वर्तमान पैमाने के प्रतिफल का नियम। और जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जा रहा है उससे कम अनुपात में उत्पादन प्राप्त हो तो क्या कौन सा नियम लागू होगा? आसमान या घटते पैमाने के प्रतिफल का नियम। ठीक है भाई, तो ये आपके जो है 3 नियम होते हैं पैमाने के प्रतिफल का। तालिका जब आप डायग्राम बनाओ, ऐसे डायग्राम आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी जब डायग्राम बनाओ आप तो प्रारंभ में तीनों बराबर रखना रेखा अंतर, फिर अंतर जो है वो बढ़ाते जाना। यहाँ अंतर बढ़ रहा है और अंतर इससे भी अधिक बढ़ रहा है, और यहाँ पर अंतर और बढ़ रहा है, यानी अंतर बढ़ने का मतलब है कि यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा? वर्धमान का। और फिर अंतर जो है वो आगे क्या होता जाएगा? घटता जाएगा, फिर अंतर वापस जो है घटता जाएगा। तो ये जो है नियम है, इस तरह तालिका आपसे स्पष्ट करेंगे। आपका डायग्राम आपके कोर्स में नहीं है, आपके 3 नियम कोर्स में। ठीक है भाई, तो आज हमने पढ़ लिया कौन सा नियम? पैमाने के प्रतिफल का नियम। ठीक है भाई, क्लियर है? बाकी